ये क्लासरूम का सेटअप बहुत अच्छा है। हाँ, तो वेलकम एवरीवन ऑन जामिया यूपीएससी सोसाइटीज सेशन ऑन निबंध। तो हमारे साथ अरुण मालवीय सर हैं जो कि 2024 के हिंदी माध्यम से टॉपर है और आपका ये सेशन निबंध पे ले रहे हैं। तो मैं अरुण को इनवाइट करूँगा। जी अरुण सर। जी, तो अरुण सर आज निबंध पे सेशन ले रहे हैं और जामिया आरसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस साल पैटर्न भी चेंज हुआ, 2 ऐसे पूछ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा ओवर टू यू बोर्ड, और मैं जो है पेंसिल लेके आपको देता हूँ और वाइट बोर्ड पे आप कि हम ये सेशन, इसको ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट देखेगा वो स्टूडेंट होगा जो जामिया आरसी इस साल दे रहा है। अच्छा अच्छा, और हो ठीक। सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो, कुछ बच्चे जो हो सकता है आगे जाके 2026 में देंगे, पर अभी से थोड़ा बहुत जानना चाह रहे ठीक है हैं। ठीक है, ओके तो करते हैं स्टार्ट। मैं ऐसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं फिर आप प्रॉपर यूज़ कर लीजिए, अच्छा, यूज़ करना इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो जामिया आरसीएम में थोड़ा सा समझते हैं जामिया आरसीएम में किस तरीके की चीज़ें होती है। आरसीए का जो एग्ज़ाम है इसमें एक पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। 60x1, 60 नंबर का ये होगा। इसके बाद ऐसे होता है, 2 ऐसे आएंगे, 30-30 नंबर के होंगे ऐसे। 60 नंबर का ये हो गया आपका। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो कि 30 नंबर का होता है। तो आप इन तीनों को यदि मिलाओगे तो 150 नंबर हो जाएंगे आपके। तो 150 नंबर का होता है और लगभग इसका जो कट ऑफ होता है वो आप लोगों को पता है कि इसका हाफ 50 to 55% इस तरीके से इसका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो इस सब में ना ऐसे जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। ये सब जीएस वाली चीज़ें तो आप बेसिक जो होती है वो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हम बात करते हैं मेनली ऐसे के ऊपर कि ऐसे को किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। तो हम सीधा भी ऐसे पे आ जाते हैं क्योंकि हमारा सेशन पूरा उसी के ऊपर रखा गया है। ऐसे ऐसे में क्या होता है कि किस तरीके से ऐसे में क्या क्या बातें होती है, मैं अपना ऐसे जो है वो किस तरीके से लिखता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। मेरे ऐसे का एक फ्रेमवर्क होता है कि मैं सबसे पहले उसमें एक एनेक्डोट लिखता हूँ। एनेक्डोट मतलब होता है एक कहानी टाइप का, जिससे हम शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। एनेक्डोट के बाद जो होता है डिफाइन करना होता है, जो ऐसे की हेडिंग है या ऐसे जो जानना चाहता है उसको बहुत सिंप्लीफाई करना, उसको बहुत सिंपल वर्ड में बता देना होता है कि ऐसे में ये पूछा और मैं समझ चुका हूँ कि ऐसे में इस वैल्यूज़ के बारे में, फिलोसॉफिकल है तो वैल्यूज़ और फैक्चुअल है तो किसी पर्सपेक्टिव के ऊपर किस पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा। डिफाइन करने के बाद अब हमारी जो होती है वो ऐसे की मेन बॉडी होती है। लगभग 5 पेज में अपने को ये लिखना होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग डायमेंशन से इसमें डायमेंशन होते हैं। इसमें एनालिसिस होता है, एनालाइज करेंगे हम निबंध को, ठीक है। इसके बाद पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव, उसको हम देखते हैं। डायमेंशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन लिखना होता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी डायमेंशन है, अपने सिलेबस को उठाइए, यूपीएससी का सिलेबस को उठाइए, उसमें देखिए GS1 में हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी वाला, इसके अलावा सोशोलॉजी वाला डायमेंशन, GS2 में पॉलिटी वाला डायमेंशन, गुड गवर्नेंस वाला डायमेंशन, सोशल जस्टिस वाला डायमेंशन, GS3 में इकोनॉमी का डायमेंशन, साइंस एंड टेक का, एनवायरनमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, GS4 का एथिक्स का डायमेंशन। इसके अलावा फिर अपने ऑप्शनल से डायमेंशन उठाइए आप।
इसके अलावा और भी डायमेंशन, बहुत सारा डायमेंशन है। जितने डायमेंशन आप खोलोगे ना आपका ऐसा उतना अच्छा दिखेगा। स्पोर्ट्स वाला एग्जांपल आप उसमें ऐड कर सकते हो। सिनेमा लिखिए, कोई मूवी आपने देखी हो तो उसको लिंक कीजिए उससे। लिटरेचर, यदि आपने कोई अच्छी बुक पढ़ी है तो वो वाला डायमेंशन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इतने सारे डायमेंशन है। लीगल डायमेंशन हो सकता है। हाँ, तो इस तरीके से आपको उसमें अपने निबंध में जो मेन बॉडी है उसमें डायमेंशन लिखना है। और दूसरा जो एनालिसिस वाला पार्ट है, एनालाइज करने में आपको ये करना होता है कि कोई जैसे उसने कोई एक हेडिंग पूछी निबंध में, उस हेडिंग के बाद आपको ये दिखाना होगा कि ये जो बात है वो सही है। परंतु कभी कभी ये होता है कि उसकी एक एंटीथेसिस भी होती है, जो हमेशा वो बात एक ही पर्सपेक्टिव में हमेशा सही नहीं रहेगी, कुछ मामलों में वो बदल भी सकती है बात। तो आपको एक डायमेंशन और दिखाना उसका, जब आप एनालिसिस कर रहे हो उसको, वो क्यों ज़रूरी है, क्यों वाले क्वेश्चन को आप उठाओगे। तो इस तरीके से एनालिसिस वाले पार्ट में ना थोड़ा सा दिखना चाहिए कि इस टॉपिक को इन्होंने समझा है अच्छे से, इस टॉपिक की गहराई को, इस टॉपिक के मर्म को अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये एनालिसिस वाले पार्ट में आपका कवर किया जाता है। एनेक्डोट में आप एक कहानी लिखते हो, हम वापस से आते हैं। एनेक्डोट में आप कहानी लिखोगे। कहानी लिखने के बाद, जैसे मैंने कहानी लिखी थी, जब एक क्वेश्चन आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से वेलफेयर को बढ़ावा दे सकती है, तो बहुत ज़मीनी स्तर की और बहुत रियल आपको कहानी लिखनी होगी उसमें। मैंने लिखा था कि मेरे आगर मालवा ज़िले में, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैंने लिखा था कि आगर मालवा ज़िले में एक कोई एक्स नाम की महिला है, और वो, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं था उनके पास, तो उनको जो पेंशन होती है वो मिल नहीं रही थी। एक दिन अपने कलेक्टर ऑफिस में वो गई, वहाँ पे बायोमेट्रिक और ये सब उनका हुआ, टेक्नोलॉजी ने मदद की, और फिर वेलफेयर के रूप में उनको पेंशन स्टार्ट हो गई। तो एक कहानी, बहुत रियल कहानी, ऐसा मतलब फेक कहानी से बचना होगा। रियल कहानी बताओ, बहुत ज़मीन की कहानी बताओ, अपने आसपास की कहानी बताओ, उससे शुरुआत करो। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ऐसे को अच्छे से डिफाइन करना है। ये काम जो है वो 2 पेज का होता है लगभग। 2 पेज में आप ये सब कर दीजिए, डिफाइन कीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि आप ऐसे को अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद आप मेन बॉडी वाले पोर्शन पे आ जाइए। मेन बॉडी में आप 5 पेज करोगे, उसमें एक डायमेंशन होगा, एक एनालिसिस वाला पार्ट होगा, और फिर आपका एक पर्सपेक्टिव होगा कि आप किस तरीके से उसमें सोचते हैं। डायमेंशन में हमने बात कर लिए, अलग अलग टाइप के डायमेंशन, ये सब डायमेंशन उसमें हो सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो स्टेज होगा यहाँ पे, मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी के बाद अब हम लास्ट में वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो लिंकिंग। ये 3 चीज़ें लास्ट में करनी होती है। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की स्कीम लिख सकते हो, गवर्नमेंट को इनिशिएट कर रही है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हो। कंक्लूजन मतलब होता है यहाँ सार, कि आपने पूरे निबंध में जो सब बताया है उससे आपने एक बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिया, और उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव को आपने अपने कंक्लूजन में समझाया कि मेरा ये मानना है इस पूरे मुद्दे पर लेकर या पूरे बात को लेकर। और लास्ट में जो है इसके बाद है वो लिंकिंग। और ये लिंकिंग कहाँ से होती है, ये लिंकिंग होगी यहाँ से, इस एनेक्डोट वाले से, पोर्शन से। जो एनेक्डोट, जो कहानी से आप शुरुआत किया हो, यदि वहीं से आप उसका अंत कर दोगे तो वो आपका पूरा जो निबंध है वो बंधा हुआ निबंध माना जाएगा आपका। तो इस तरीके से निबंध को किया जा सकता है। इस निबंध को करने से पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी होगी। जैसे आपके पास जैसे 3 घंटे का टाइम होता है यूपीएससी में, तो उसमें आप 15-15 मिनट का ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। यदि आपको कम समय मिल रहा है, जैसे जामिया आरसी में 2 घंटे का आपका होता है सेशन निबंध वाला, तो आप उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट 10 मिनट तक ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको अच्छे से कर पाते हो एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग को, तो जो आप निबंध आगे लिखोगे या फिर कुछ भी आप जो लिखोगे ना, वो आपका मिस मैनेज नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीके से उसमें लिखा जाएगा। तो ये वाली चीज़ें है कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से करनी है, 10-10 मिनट तक करोगे। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मैं ये एग्जाम्पल शामिल करूँगा, हिस्ट्री का एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में करना। और ब्रेन स्टॉर्मिंग को आसान बनाने के लिए पहले से मैंने जो किया था, मैंने ये किया था कि कोई पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है। पॉजिटिव में गांधी जी आ जाएंगे, है ना, भगत सिंह आ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे, विवेकानंद हो गए, सर सैयद अहमद अली, ये सब हो गए। और जो भी हमारे महान नेता हुए या विश्व के जो अच्छे लोग हुए, अब्राहम लिंकन हुए, ये सब पॉजिटिव
एग्जाम्पल में आप लिखोगे, नेगेटिव में आप हिटलर का लिख सकते हो, मुसोलिनी का लिख सकते हो, या फिर जो 1688 की जो गौरव क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसमें जो महारानी थी आप उनका नाम, ऐसे लोगों का नाम लिख सकते हो। जो जैसे आपको मिथ का प्रयोग भी करना है इसमें, आप जैसे रामायण या महाभारत में जो नेगेटिव कैरेक्टर है, जैसे रावण का कैरेक्टर है, कंस का कैरेक्टर है, दशानंद का कैरेक्टर है, इनको आप नेगेटिव में लिखिए। और पॉजिटिव कोई चाणक्य का कैरेक्टर है, आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर आप डिसाइड कीजिए, उनकी थोड़ी थोड़ी कहानी पता हो, और ये कहानी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, मेन बॉडी को डिसाइड करने में बहुत आपको हेल्प करने वाली होगी। तो इस तरीके से आप निबंध को कर सकते हो। एनेक्डोट लिखोगे एक, जहाँ एक कहानी होगी, प्यारी सी सुंदर सी कहानी होगी, उस कहानी से शुरुआत करोगे। उसके बाद फिर जो डिफाइन करना है कि आप ऐसे को समझते हो, उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है 5 पेज में, उसमें अलग अलग डायमेंशन हो, एनालिसिस हो, पर्सपेक्टिव हो, और लास्ट में वे फॉरवर्ड हो, कंक्लूजन और लिंकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग को आप नहीं भूलोगे। लिंक आपको करना ही करना है इस कहानी की शुरुआत से। जिस कहानी से आपने शुरुआत की है उससे आपने अंत किया है, तो पूरा निबंध जो है वो एक गोल लगता है। और हिंदी साहित्य में एक बात कही भी जाती है कि जैसे कि निबंध क्या है, पूरी तरीके से एक बंधी हुई रचना जो है वही निबंध है। तो पहले एंगल से लेके लास्ट एंगल तक यदि आपने उसको एक शून्य की भांति बांध दिया है, तो आपका निबंध आपको बहुत अच्छा माना जाएगा। वो एनालिसिस वाले पार्ट पे भी अच्छे से ध्यान देना है, एंटीथेसिस देना है। यदि कहीं एक और डायमेंशन खुलता है निबंध का, तो एंटीथेसिस आप दोगे वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो हम ऐसे को बढ़िया से समझ चुके हैं, और यही सब चीज़ें हैं। एक बार इसको और हम सिंपल वे में, एनेक्डोट कहानी, दूसरा जो है डिफाइन करना हेडिंग को, बहुत सिंपल वर्ड में, बहुत सिंपल वर्ड में ग्राउंड। निबंध में जितना आप ग्राउंडेड होते हो, जितना जमीनी स्तर की बात है आप लिखोगे निबंध, उतना ही आपका शानदार रहेगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपकी जो है बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं, एनालाइज करना होता है, डायमेंशंस देने होते हैं, या फिर पर्सपेक्टिव एक चौथा जो है कि भाई इसके अलावा इसमें एंटी भी कुछ बातें हो सकती है, कि हर मामले में ये बात सही नहीं होती है, कुछ मामलों में इसके अलावा भी बातें हो सकती है। तो वो बात आप हल्की सी एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा दोगे ना, तो इससे ये लगता है कि आप बहुत ब्रॉड सोचते हो, आप एक तरीके से नहीं सोचते हो, अलग अलग डायमेंशन में आप सोचते हो। तो तीसरा पोर्शन ये हो गया। चौथा पोर्शन जो है वो वे फॉरवर्ड का है, जहाँ आप गवर्नमेंट की चीज़ें, या फिर अब आपका निबंध किस दिशा में जाने वाला है, आपने इतनी सारी बातें की, उसके बाद आप क्या सोचते हो उस वाली बात को आप यहाँ लिख दोगे। इसमें फिर कंक्लूजन, यहाँ आप निबंध का पूरा सार लिखोगे कि आपने ये समझा है, और लास्ट में आपको लिंकिंग करना नहीं भूलना है। लिंकिंग इससे, इसी से एनेक्डोट से, तो ये पूरा निबंध जो है आपका बंधा हुआ महसूस होगा। ठीक है, ठीक। और फिर इसके बाद आपका आरसीएम क्या होता है ना, कि आरसीए के एग्ज़ाम में ये होता है कि 900 बच्चों की ही ऐसे की कॉपी चेक होती है ना। तो आपको पहले तो पहले पेपर में अच्छे से करना है काम, ये करना है कि आपके 900 बच्चों में आप आ जाए, टॉप के 900 बच्चों में आप आ जाए। उसके बाद इसमें जब आप आ जाते हो तो निबंध को आपने बहुत अच्छे से करने के बाद एक लास्ट जो पोर्शन है वो इंटरव्यू का होगा। अब इंटरव्यू में कुछ नहीं है, आपके ऑप्शनल से सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका ऑप्शनल है उससे करंट में क्या चल रहा है थोड़ी सी उस पर समझ, बहुत सिंपल होता है, मतलब बहुत टफ नहीं होता है इंटरव्यू वाला पोर्शन। ऑप्शनल पे पूछा जाएगा, करंट पे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, किस स्कूल से पढ़े हो, कौन से बैकग्राउंड से हो आप, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो इस तरीके से फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट आएगी आरसीएम में। इसके बाद उस फाइनल लिस्ट में 100 बच्चों का चयन किया जाता है, और इन 100 बच्चों को फिर जामिया में हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाती है जामिया के बाद। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस है ये, जो कि पहले से ही आपको, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं ना, उसके पहले ही एक तरीके का यूपीएससी टाइप पे एग्ज़ाम होता है,
और इसको कोई क्वालिफाई यदि करता है तो वो यूपीएससी में जनरली मान लिया जाता है कि वो क्रीम बच्चा है या फिर और बच्चों की तुलना में सीरियस बच्चा है। बेसिकली बात ये होती है। फिर आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में भी, मैंने भी मतलब अपने आरसी के एग्ज़ाम जब दिए थे तो मेरा ऐसे मैंने कम से कम 10-15 ऐसे तो मैंने ऐसे ही लिख दिए आरसी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने 2 बार उसका एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने प्रैक्टिस की थी। तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करो, यहाँ प्रैक्टिस करो ये कि ये एग्जाम्पल आपको रियल एग्जाम में भी लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको ये फ़ायदा कर सकता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो वापस से हम एक बार पूरा समझ लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हमने जाना है। तो निबंध में वही सारी चीज़ें वापस से 1 2 3 4 बातों पे हमको ध्यान रखना है। पहला है एनेक्डोट। कोई कुछ कहानी लिख सकता है, शायरी लिख सकता है, किसी को कुछ और आता है तो वो वहाँ से शुरुआत कर सकता है। कोई डेटा से शुरुआत कर सकता है, किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हो। मैं एनेक्डोट से करता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर दूसरा जो है वो डिफाइन करना। ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि इससे समझ में आता है कि आपने आ, विषय की समझ आपकी बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल शब्दों में इसको डिफाइन करना है। फिर मेन बॉडी पे आ जाओगे, 5 पेज के लगभग 5 या 6 पेज के ये होते हैं। इसमें आप डायमेंशन दोगे, एनालिसिस करोगे डायमेंशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेबस में। सिलेबस को उठाओ और डायमेंशन देखो, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल ये सब चीज़ें, और डायमेंशन को देखो और वहाँ से करो। इसके अलावा स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर या जो न्यूज़ में चल रहा है लेटेस्ट में, उस पर भी आप अपनी समझ बता सकते हो। फिर ओके। हम्म। तो ये पीडीएफ बच्चों के लिए अवेलेबल है या नहीं है? अच्छा अच्छा। अभी मैं क्या पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहली बार ये किया हूँ तो मेरे को इतना आइडिया है नहीं। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, ये बहुत सारे डायमेंशन हैं जो कि बनों की पीडीएफ में बताया गया है। अब ये सब डायमेंशन अभी आप यदि पता हो जाए आपको, ब्यूरोक्रेसी वाली, जैव विविधता की बेसिक स्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, एथिकल डायमेंशन, फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन, हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल, जुडिशियल, सोशल, लीगल, मीडिया, मटेरियलिज्म, पॉवर्टी, फिलोसॉफिकल, रूरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, वुमेन के ऊपर, यूथ के ऊपर, योगा के ऊपर, गवर्नमेंट के क्या एस्पेक्ट है उसके ऊपर, गवर्नमेंट के टारगेट के ऊपर, ये सब आपको पता है तो फिर आप बहुत डायमेंशन को अच्छे से खोल सकते हो और कर सकते हो चीज़ों को मैनेज। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आप कर सकते हो। हाँ, तो हम वापस से आते हैं उसी बात के ऊपर। तो मेन बॉडी हो जाएगी, उसके बाद वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन और लिंकिंग करना है एनेक्डोट के साथ। डायमेंशन हो गए कुछ, अपने एग्जाम्पल पहले से आप तैयार करके रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने भी एक पेज में तैयार करके रखे थे कि ये एग्जाम्पल पॉजिटिव है, वो मिथ से हो सकते हैं, वो हिस्ट्री से हो सकते हैं, सोशोलॉजी से हो सकते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल भी अपने आप तैयार करके रखिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले आपको करना है, 10-10 मिनट लगभग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। ठीक है। अपने निबंध में थोड़ा सा एनालिसिस वाला क्यों कैसे, वो सब पोर्शन आप, सारा पोर्शन आप लाओगे। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी वापस से लिखी हुई है कि ये फ्रेमवर्क हो सकता है। और ये फ्रेमवर्क जो है ना, ये ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार सर का फ्रेमवर्क है। उनसे मैंने सीखा था, मैंने इसको अप्लाई किया और मुझे निबंध में अच्छे नंबर भी मिले हैं इस साल। और जनरली आरसी के एग्जाम्पल में भी मेरा ऐसे अच्छा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप अप्रोच कर सकते हो, इस फ्रेमवर्क को आप कर सकते हो कंटिन्यू। आरसी का पैटर्न हमने जान लिया, पहला पेपर होगा, 900 बच्चों का सिलेक्शन होगा उसमें, दूसरे नंबर पर 900 बच्चों में आपको आना है।
उसके बाद आपके निबंध की कॉपी चेक होगी, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल को लेके, आपके करंट को लेके, बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें 100 बच्चों का नाम होगा, रोल नंबर होगा उसमें उनका, और इस तरीके से पूरा आरसीए का चयन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा, वर्ड लिमिट कितनी? अच्छा, यदि वर्ड लिमिट के ऊपर क्वेश्चन है कि कितना शब्द उसमें होना चाहिए, तो जनरली यूपीएससी में तो 1000 शब्दों के आसपास होता है। पर आप उस बात को कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस बात को जो वो निबंध में पूछता है, यदि आप 700-800 वर्ड में भी उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, तो तो 800 मुझे लगता है कि सफिशियंट है। इतना आप लिख दोगे और इतना ही आपको समय मिलेगा, उससे काम आपका हो जाएगा। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो और भी पूछ लीजिए। क्या क्वेश्चन है? ग्रेजुएशन? हाँ, मतलब ग्रेजुएशन नोटिफिकेशन यदि आप पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट होना चाहिए, तभी देख जाके आप फॉर्म फिल कर पाओगे, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, थोड़ी और तैयारी कर लीजिए, उसके बाद फिर बैठिएगा, पहले ही बार में आप आरसीए में फिर आ जाइए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं, इस बार मैंने जहाँ तक नोटिफिकेशन देखा उसमें 2 ऐसे लिखे हैं, और 30-30 नंबर के है वो 2 निबंध। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछा जा सकता है, पूछ लीजिए। एनीथिंग एल्स? किसी का और क्वेश्चन? अभी पहली प्रोसेस ये होगी कि आपको जीएस का और निबंध वाला पोर्शन आप अच्छे से कीजिए। और देखिए, ये होता है ना, इंटरव्यू में ऐसे बहुत डीप में नहीं जाते आप। जूलॉजी की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे डॉक्टर वाली बहुत सारी चीजें अंदर की पूछ लेंगे। ऊपर ऊपर उन लोगों को भी जितना पता होगा, ऊपर ऊपर उतनी समझ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे बढ़िया इंटरव्यू में जो होता है वो है कि नहीं पता है तो सॉरी बोल देंगे आप, आपको माफ़ी मिलेगी, नंबर भी उससे अच्छा मिल जाएगा। जितना आपको पता है उतना बताइए, जो आपको नहीं पता वहाँ सॉरी बोलिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आरसी में कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं? वो तो कितने भी ला सकते हो, आपके ऊपर एबिलिटी है कि आप 60 में से जीएस के जो क्वेश्चन है सब 60 से ही कर दिए तो बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। पर जनरली ये होता है कि 50 to 51% इस तरीके से कट ऑफ जाता है, तो लगभग लोग 60% के आसपास लाते होंगे उसमें, हाईएस्ट 60-65% तक लाते होंगे हाईएस्ट नंबर। अभी क्या क्या पढ़ोगे? अभी अभी एक काम करो, टॉपर्स के जो निबंध लिखे ना, एक दो वो देख लो, कुछ नया उससे मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, कि ये भी एक चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि एक किसी टॉपर्स की आप कॉपी निबंध की अच्छी वाली निकालिए, और जब भी आप निबंध लिखने जाओ कहीं पे, तो थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट पहले उस कॉपी को आप देख लीजिए, ऐसे ऊपर कर करके, ताकि एक ना फ्रेमवर्क बन जाए, कुछ नए वर्ड, कुछ शब्द होंगे, आपका मेंटल जो स्टेटस होगा ना वैसा वैसा बन जाएगा। पर नई कॉपी नहीं करना है, पहले से आपने उस कॉपी को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा हो, तब जाके आप उसको लीजिए, एग्जाम के पहले उसको पढ़ लीजिए। ऐसे को क्या, ग्रेजुएट? अच्छा अच्छा, चेक कैसे किया जाए ऐसे को? यार, चेक करने का ये है कि खुद को पता चल जाता है धीरे धीरे कि आपका ऐसे में कितना दम आने वाला है। आप किसी टॉपर की कॉपी देखिए ना, मतलब किसी टॉपर की कॉपी आप देखेंगे तो उसने किस तरीके से लिखा है ऐसे को, उसके बाद जो हेडिंग पूछा है उसको आपने बहुत अच्छे से डील किया है कि नहीं किया है। जैसे एक टॉपर की कॉपी में जो ऐसे की हेडिंग है वो खुद आप पहले लिखिए, और उसके बाद फिर टॉपर ने जो लिखा उसको पढ़िए, तो दोनों में क्या अंतराल है।
क्या गैप आपको दिख रहा है, उस गैप को भरने की कोशिश कीजिए, बस इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को। हाँ, सबसे सिंपल है फिलोसॉफिकल ऐसे, इतना टफ नहीं होता है। एक दो मतलब कम से कम आप 5 7 10 फिलोसॉफिकल ऐसे पढ़ लो एक बार, उसके बाद कुछ नया नहीं आता उसमें। बुद्धा का एग्जाम्पल हर जगह फिट हो जाएगा, गांधी जी का एग्जाम्पल हर जगह फिट हो जाएगा। तो फिलोसॉफिकल ऐसे में जो समझने वाली चीज़ है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और मुझे लगता है कि आ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब जो सामान्य ऐसे आता है उसको तो हर कोई ट्रेस पर करता है, और जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसको यदि कोई ट्रेस कर पा रहा है, और उसका हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसको देखता है, और किसी का भी डायमेंशन गलत नहीं होता है यदि उसने सही तरीके से उसको किया है। तो आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग उस डायमेंशन को देखिए और उस पर काम कीजिए अच्छे से। और बहुत सारे ऐसे यदि आप पढ़ लेंगे फिलोसॉफिकल, तो बहुत सिंपल आपके लिए वो हो जाएगी चीज़ें। हाँ, मतलब अभी ये सेशन मेनली जो है ना वो निबंध ऐसे के लिए है, तो ऐसे से संबंधित जो भी सवाल है बेसिकली पहले आप वो पूछ लीजिए, बाकी के लिए हम और सेशन भी रखेंगे, तो वो और सेशन में पूछ लेंगे बाकी के सवाल अच्छे से। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और मिलते रहेंगे हम लोग, और कुछ डाउट हो आपके तो आप कमेंट वगैरह हम कीजिए, बताइए, और हम उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही सेशन आगे भी लगातार कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू। हाँ, जामिया यूपीएससी की सोसाइटी मतलब एकेडमिक्स के मामले में आए और किसी भी मामले में जिस प्रकार से आपकी जो भी आपकी नीड होगी वैसे आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। आप बताइए बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।